टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ में हमारे साथ है प्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पाटिल। वैसे डॉक्टर मनीष पाटिल साहब का एक विशेष परिचय ये भी है कि वे कोविड मैनेजमेंट के लिए जो आयुष कोविड टास्क फोर्स जो है उसके वे मेंबर भी हैं और महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में होम्योपैथी और उससे जुड़े जितने भी अध्ययन हैं उस अध्ययन का बड़े लंबे समय से वे हिस्सा रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब का अपना जो क्लिनिक है वो क्लिनिक नागपुर के दिघोरी में चलता है और ये होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से चलता है। लेकिन डॉक्टर मनीष पाटिल साहब का होम्योपैथिक स्टडी के क्षेत्र में और होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि उसका अध्ययन और उसकी चिकित्सा इन दोनों के क्षेत्र में एक विशेष कार्य है और एक विशेष योगदान भी है। वैसे हम आपको बताएं कि ऑरेंज सिटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के वे एक फाउंडर भी है और आज हम उनसे जानना चाहेंगे जिस समय हम इस कोरोना महामारी के इस संकट के दौर से ही गुजर रहे हैं, अभी भले ही इसकी दूसरी लहर का प्रभाव हमें कमज़ोर मिल रहा है लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। आइए इसी पार्श्वभूमि पर बातचीत करते हैं आज डॉक्टर मनीष पाटिल साहब से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आप आयुष की जो कोविड मैनेजमेंट का जो टास्क फोर्स है उस टास्क फोर्स का आप हिस्सा है और बड़े लंबे समय से मतलब जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है और इस पर हमारी स्वास्थ्य यंत्रणाएं काम करने लगी है तब से आप इस टास्क फोर्स के साथ जुड़े हैं। हमने अभी देखा है कि ये जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो अभी कमज़ोर तो पड़ रही है लेकिन बहुत सारी जगह में इसके नए केसेस भी मिल रहे हैं, भले ही कम क्यों ना हो। लेकिन एक दूसरी आशंका जो सबके सामने खड़ी है वो है कि तीसरी लहर कोविड-19 की आ सकती है। जी। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये बड़ी मजबूत रहेगी, कोई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई कहते हैं कि इससे सावधान रहे। टास्क फोर्स का एक हिस्सा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आयुष टास्क फोर्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्थापित की है जी, उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा योगा की भी एक टीम है जी और होम्योपैथ की भी टीम है। डीएमआर के जो डीएमआर जो है उसके एक्स चेयरमैन जी पद्मश्री तात्याराव लहाने साहब वो उसके चेयरमैन है। उनके साथ काम करते करते हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी अच्छा अनुभव आया। थर्ड लेयर की बात करने के पहले हम अगर शुरू करते हैं कि फर्स्ट और पहली लेयर और सेकंड लेयर में आयुष टास्क फोर्स ने क्या काम किया उसको अगर संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो ये जो आयुष टास्क फोर्स है ये प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बनाई गई है। जहां हम एक तो और मॉडर्न मेडिसिन का बोलबाला है, डोमिनेंसी है, तो आयुष भी पीछा नहीं रहना चाह रहा था जी। वो भी अपना कंट्रीब्यूशन उस पैंडेमिक में मतलब संक्रमण के दौर में हर व्यक्ति अपनी ओर से जिसके पास में चिकित्सा की सेवा सुविधाएं हैं वो दे। जी। तो हमने 2 गाइडलाइंस पब्लिश की जिसमें ये बताया गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो सकते हैं जी। CCRH जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी रिसर्च जो नई दिल्ली की संस्था है उसने आर्सेनिक अल्बम नाम की एक जो दवाई बताई थी और उसको काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों में बांटा गया फर्स्ट वेव में, क्योंकि नया कोविड आया था देश में, मालूम नहीं था क्या करना है, और बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं था, किसी के पास स्टडी भी नहीं था। CCRH ने सिर्फ चाइना की स्टडी से अपना एक कैलकुलेशन लगाया और आर्सेनिक जो मेडिसिन है वो सामने लाई और काफ़ी हद तक इवन पॉलिटिशियन ने उनको बांटे हैं, बिजनेसमैन बजाज साहब ने उनको बांटे, काफ़ी हद तक यही नहीं तो फॉरेन में भी आर्सेनिक बटी। तो सेकंड वेव आने के पहले तक फर्स्ट वेव जो था उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में आर्सेनिक ने काफ़ी काम किया। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के भी कुछ मेडिसिन आए, उन्होंने भी अपनी अपनी मेडिसिन सजेस्ट की, वो भी बटी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। जहाँ बोलते डुबके को तिनके का सहारा तो आर्सेनिक ने काफ़ी लोगों को सहारा दिया, एक डर निकाला कि हम झेल सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वेव में सेकंड वेव में हम ये कर नहीं पाए क्योंकि सेकंड वेव अचानक से आई। और अच्छा, लेकिन क्या इसमें आपने देखा कि प्रिवेंटिव मेजर में तो आपने इसको आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा रहा और आपके पास रिजल्ट भी अच्छे रहे। क्या आपने फिर इस दौरान क्या क्यूरेटिव मेजर के रूप में होम्योपैथ का इस्तेमाल किया?
जी बिल्कुल, जैसे हम लोग आप जानते हैं कि देश में एक एक्ट लागू हो गया था, एपिडेमिक एक्ट। उसके अंतर्गत सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन को ही परमिशन थी पेशेंट को ट्रीट करने की। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के एक अपनी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन जहाँ गांव, तालुका या वार्ड से, वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर बैठा है जो फैमिली फिजिशियन है, तो कोई भी पेशेंट जाएगा तो पहले वही जाएगा। एकदम कोई पेशेंट सीरियस नहीं होगा, सीरियस होगा तो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचेगा, सरकारी अस्पताल पहुंचेगा, सीरियस हो गया तो। लेकिन प्राथमिक स्तर पे वो कहाँ जाएगा? आपके फैमिली फिजिशियन के पास। तो फैमिली फिजिशियन कौन काम कर रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर आयुष डॉक्टर्स। आप उनके पास जाएंगे, पेशेंट वही जाएगा, और वो गाइडलाइन कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने भी अपना काम किया। तो वहाँ जब प्राथमिक स्वरूप में, जब हम प्राइमरी लेवल पर जब जाते थे, तो उनको ये एडवाइस भी दिया गया कि आप RT-PCR कराइए, आप एंटीजन कराइए। बाद में इसके लिए परमिट भी किया गया था। परमिशन तो था, परमिशन था, नहीं ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसको एक प्रोटोकॉल था। वो प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपको देखना था। आपको पेशेंट का डाटा मेंटेन करना है, आपको RT-PCR मेंटेन करना है, उसको SpO2 कितना मेंटेन है वो करना है। और उसके बाद आपको अगर उसकी कंडीशन एडमिशन की है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआती दौर से लेकर आज तक पहले होम क्वारंटाइन की प्रोसीजर नहीं थी। सबको एक भी पेशेंट मिला तो जाके आइसोलेट किया जाता था सरकारी यंत्रणा में। फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस बने। फिर बाद में जैसे जैसे पेशेंट बढ़े, हॉस्पिटल्स भी भर गए। फिर अब लोगों को बताया गया कि अब होम में भी रह सकते, क्योंकि कोरोना जो है, कोविड जो है, वो 3 लेवल पे है, माइल्ड, मॉडरेट और मेजर, सीवियर। तो माइल्ड वालों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। असिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से कोविड हो सकता है, वो अपने घर में अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं। फिर है मिडल, जो एवरेज बोलते, वो ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है, उनको दवाई देने की ज़रूरत है, ओरल फॉर्म में दे सकते हैं। और सीवियर जो है वो ऑब्जर्वेशन विथ क्रिटिकल मैनेजमेंट, जिसको हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ती है, SpO2 फॉल डाउन करते हैं तो आगे चल के बाईपैप लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके भी आगे जाते हैं तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 3 लेवल में हम डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। तो ये सब तो डॉक्टरों ने अपने अपने लेवल पे किया, यंत्रणा काम कर रही है। लेकिन क्या आयुष ने क्यूरेटिव मेजर लेकर इस पर काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या रिजल्ट आपके पास में रहे? हाँ, आज भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये मानती है और परमिटेड है कि आप माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आप आयुष की मेडिसिन दे सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने और मेरे आयुष टास्क पर काफ़ी सदस्य ने, या मैं जहाँ तक बोलूँगा, आपने जो जिक्र किया ऑरेंज सिटी होम्योपैथ एसोसिएशन, उसके काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने अपने OPD में ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है, सिर्फ होम्योपैथी देकर भी ठीक किया है जी। तो बिल्कुल है, उसका रिजल्ट है। और हमारी मांग ये भी थी कि जैसे ट्रायल्स होते हैं मॉडर्न मेडिसिन पे, तो अगर ऐसा ट्रायल हमको भी मिलेगा तो हम जो सीवियर पेशेंट है, जो आपने गॉन केसेस है, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए है कि हम नहीं ठीक, अब जाने वाला है, तो आप वो भी केसेस हमको दीजिए, हम ट्राई करते हैं। होम्योपैथी भी उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात और भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि हम लोग खबरों में पढ़ते सुनते हैं, देखते हैं कि इस तरह की भी बात कही जा रही है कि अभी हम लोग कोविड-19 के इस दौर से लगभग 1.5 साल हो गया है, इससे गुजर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो कोविड से बाहर निकले वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते चले जा रहे हैं, तो उसको एक लॉन्ग कोविड मैनेजमेंट में वो चले जा रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी लहर का एक चैलेंज भी लोगों के सामने खड़ा हो रहा है, जो खबरों से आता है। मैं दोनों बातें आपसे एक साथ जानना चाह रहा हूं कि तीसरी लहर के लिए जो चैलेंज है, मतलब जो थर्ड वेव जो आएगी उसका चैलेंज, और जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में जो पेशेंट कोरोना से बाहर निकले, मतलब उनके पॉजिटिव सिम्टम्स से बाहर निकले, लेकिन अभी लॉन्ग कोविड में चल रहे हैं, आप कैसा देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को? जब किसी आदमी को कोविड होता है, वो सबसे पहले वो स्टिग्मा में चला जाता है। उसको स्टिग्मा बोलते हैं हम, कि मुझे ये बीमारी हो गई। फिर वो बीमारी के सिम्टम्स के साथ स्टिग्मा के सिम्टम्स भी रहते हैं। बीमारी के सिम्टम्स चले जाते, स्टिग्मा जाता नहीं है। अच्छा। वो इस दौरान देखता है कि काफ़ी सारे दूर के लोग पास आ गए और काफ़ी सारे पास के लोग दूर चले गए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपने भी देखा होगा कि करीबी लोग मिलने आते नहीं थे, और दूर दराज के लोग फ़ोन से नहीं, अभी मिलने आ गए, बातचीत चालू हो गई, तो बदलाव भी आ गया है। लॉन्ग कोविड की बात है कि जहाँ तक हम बड़े पैमाने पे जो ट्रीटमेंट दी गई है, वो मॉडर्न साइंस की मेडिसिन दी गई है। उस समय
तो सरकार या सिस्टम के पास ये थी कि उसकी जान बचाई जाए। तो जान बचाने के लिए जो करना तो वो सब किए, चाहे वो हायर स्टीरॉयड होए, सब तरीके की दी गई। उसके तो इफेक्ट आएंगे, वो शायद उसके इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या कोरोना का ये इफेक्ट नहीं है? कोरोना इफेक्ट है ही, ये इसको इसी को लॉन्ग कोविड बोलेंगे। ब्रीथलेसनेस है, आज भी लोगों को ब्रीथलेसनेस, थोड़ा चल लिया तो थक जाता है, नींद नहीं आ रही है लोगों को, वीकनेस है, थक जाते हैं लोग, चिड़चिड़ापन आ गया, रेस्टलेसनेस आ गया है, ये चीज़ें तो आ गई है, वो अभी भी मेंटेन है। तो इस दौरान में इसके लिए जो मैंने 3-4 सिम्टम, उसको लॉन्ग कोविड अगर हम कंपाइल करते तो उसमें आयुष मेडिसिन, खास करके होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी कारगर है। और जहाँ तक आपने जो बात की थर्ड वेव की, तो ये साइंस ने भी माना है कि 1, 2, 3 ये तो वेव स्टैटिस्टिकली आना जाना चलते रहेगा। ये फर्स्ट आई थी, उसके बाद प्रिडिक्ट था कि सेकंड आएगी, सेकंड इतनी बड़ी आएंगी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन सेकंड आई। अभी ये प्रिडिक्ट किया था कि सेकंड के बाद थर्ड आएगी, लेकिन थर्ड कितनी आएगी इसकी अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो कल का हमारे आरोग्य मंत्री साहब का स्टेटमेंट था कि 60 लाख के लोग जो है वो कोविड होने वाले के चांसेस है। लेकिन एक शाशंकिता है, क्यूरियोसिटी है कि वो उतनी डेंजर नहीं रहेगी। कहा जाता है कि बच्चों में आएगी, एक 6 साल से लेके 18 साल के या 12-14 साल के बच्चों में आएगी, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। एक साइड में हम ये बोल रहे हैं कि भाई आएगी, और एक साइड में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सभी तरीके के स्कूल्स बंद है, गैदरिंग्स बंद है। तो आएगी ये तो पक्का है, डेंजर लेवल पे आएगी या आके चली जाएगी, क्योंकि होता यह है कि कोरोना अलग अलग रूप है। माइल्ड आके चली जाएंगी, क्योंकि माइल्ड आके चली जाएंगी जहां हम बोल रहे हैं वहां पे ये सीन है कि आपने जब तक उनका RT-PCR नहीं करेंगे तब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे कि पॉजिटिव था कि नहीं था। अभी पिंपरी चिंचवड़ में एक स्टडी हुई जिसमें यह पता किया गया कि भाई 80% लोगों को एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई है और उनको सिम्टम ही नहीं थे, यानी आके चला भी गया कोविड, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। क्या इस कंडीशन को ये माना जा सकता है कि उस क्षेत्र में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमको अगर इसके आगे निकलना है तो हर्ड इम्यूनिटी यही एक सहारा है, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि उसके साथ जो कनेक्टिंग मेजर्स जो है, वैक्सीनेशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन हम कब तक ये लॉकडाउन में रहेंगे ना? लोग परेशान कोविड से नहीं है, लोग परेशान है लॉकडाउन से। लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था, अब देखिए कि पर्यटन स्थल पे बहुत सारी भीड़ थी। ये फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कहाँ? लोग फ्रस्ट्रेट है, लोग घर में है, घर में क्या करेंगे लोगों? पहले क्योंकि आदमी, हम बोलते कि मैन इज अ सोशल एनिमल, और सोशल को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आदमी सिकुड़ के एक मोबाइल के जूम मीटिंग में आ गया है। लेकिन इस डिसीज का एक बड़ा आह्वान भी तो है लोगों के सामने। जी बिल्कुल, आह्वान तो है, क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी है। और अभी जो थर्ड वेव प्रेडिक्ट की गई वो बच्चों से है, और बच्चे सभी देश की या सभी इसकी भविष्य होता है, भविष्य को तो संभाल के लेके चलना पड़ेगा जी। एक डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात इसके साथ में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोरोना से संक्रमित होने के बाद जो लोग कोरोना से ठीक होकर बाहर आ रहे हैं, क्या उनके सिर्फ लंग्स पर ही प्रभाव है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव दिखता है? जी। आपका एक प्रैक्टिशनर के रूप में, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के रूप में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? शुरुआती दौर पे तो ये लगा था कि ये कोरोना है तो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो कर ही रहा है, लंग्स पे तो कर ही रहा है। आज जॉइंट्स में तकलीफ है, जॉइंट्स में तकलीफें चालू हो गई लोगों को, और उसके साथ साथ उससे बड़ी बीमारी है, मानसिक रोगी की तरफ जा रहे हैं। जो स्टिग्मा बैठा है वो जा नहीं रहा है, जिसको हम बोलेंगे कि डर का जो था वो बच के आ गया ना, वो तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी डर है, आज भी डर में जी रहा है। इसको, ये जो डर है उसको हम बोलेंगे कि इसे कैसे निकाला जाए वहां से, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और हार्ट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि हृदय रोग भी बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं आगे, और भी कुछ बीमारियां है, क्योंकि लोग घर में आ गए तो बच्चों में स्थूलता बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। हम कोरोना की बात करें तो कोरोना इफेक्ट ही बोलेंगे उसको। तो इफेक्ट तो आ रहा है, मल्टी ऑर्गन्स में तो जा रहा है जी, लंग से शुरू होके मल्टी ऑर्गन्स में जा रहे हैं। कितनी संभावना मानते हैं कि अभी जैसे थर्ड वेव जब हमारे यहाँ हिट करेगा, और उसका जो भी प्रभाव होगा वो तो वक्त के साथ बताएगा, लेकिन जो लोग पहले से संक्रमित हो चुके हैं उन पर इसका प्रभाव कितना देखते हैं? क्योंकि दुनिया में ये बात भी चल रही है कि अभी जो सेकंड वेव थी भारत में वो डेल्टा से थी,
और अब जो आ रहा है वो डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस उसका एक म्यूटेशन हो गया है। तो ये जो म्यूटेंट वेरिएंट जो है इसका प्रभाव आप कैसा देखेंगे? कोरोना तो ये चलते रहेगा कि आज हमने डेल्टा फेस किया। जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है, क्या आगे उन्हें संभावना बनती है इन्फेक्शन होने की? नकारा नहीं जा सकता है, उनको तो हो सकता है, लेकिन 3 महीने तक जो साइंस बोलता है कि अगर एक बीमारी से हम निकले तो 3 महीने तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, रहती है। लेकिन अगर लॉन्ग कोविड के चलते उसमें अभी भी इफेक्ट में है तो वो कोविड से बाहर निकला ही नहीं। तो हो सकता है कि ये डेल्टा प्लस जो है वो भी उस पर इफेक्ट करे, संभावना कुछ भी है। तो सतर्कता ही एक साधन है जिससे हम उसको निभाते जाए और प्रिवेंटिव इज द ओनली की। जी, एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी पैथी ने अपने अपने तरीके से स्टडी किया है, कोविड-19 पर काम किया है। मॉडर्न मेडिसिन ने तो इतना काम किया कि अभी तक कई वैक्सीन्स वो लेकर आए हैं उनकी स्टडी के आधार पर। क्या होम्योपैथ इस तरह से कोई काम कर रहा है कि वो वैक्सीन जैसी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन्स निकाल पाया, या ऐसे कोई पेटेंट्स बना पाया, या फिर ऐसा कोई स्टडी जो इस संक्रमण के दौरान कर पाया? क्योंकि आप होम्योपैथी के विशेषज्ञ है और आप अपने आप में एक टास्क फोर्स का हिस्सा भी है आयुष के। जी, उसको थोड़ा संक्षिप्त में देना पड़ेगा क्योंकि होम्योपैथी भी है, मॉडर्न सिस्टम को समझाने वाली बात है, क्योंकि ये जो वीडियो जाएगा लोगों में तो उनमें ये बात पहुंचनी चाहिए कि होम्योपैथी में क्या क्या चीज़ें हैं। जी। तो हमारे होम्योपैथी में नोजोड्स करके एक जो कंसेप्ट है जी, तो डिसीज ऑर्गन से जो उसका पार्ट होता है उससे एक पार्ट निकालकर हम पोटेंटाइज एक प्रोसेस करते हैं। उससे जैसे आज हमारे पास वेरिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, वैक्सीनिनम है, बहुत सारे नोजोड्स है। अब ये नोजोड्स में हम इस कोविड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारे मुंबई के कुछ साथी है, उन्होंने इसको प्रयास भी किया कि कोविड का जो वायरस है जी उसको पोटेंटाइज करके उसकी मेडिसिन बना के लाइक वैक्सीन अगर हम देते हैं तो, क्योंकि होम्योपैथी का लॉ ही बोलता है सिमिलस सिमिलियोस क्यूरेंटर, और वैक्सीन भी वही कर रही है। वैक्सीन क्या करती है कि पहले हमारे अंदर अदृश्य स्वरूप का कोविड डालेंगी और कोविड जैसे सिम्टम आएंगे और वो अपने आप जब एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देंगे और अगर सही में कोविड कभी हुआ तो हमारी जो मेमोरी सेल्स है वो उसको संभाल पाएगी। इस सर्वसाधारण भाषा में यही होम्योपैथी भी करती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी दिक्कतें है। उसके लिए लैब्स नहीं मिलते हैं, जो हम जो बात कर रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी कम स्वरूप में है। जहाँ तक आयुष टास्क फोर्स की बात है तो हम लोग मुंबई में जो पोद्दार हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड केयर सेंटर चालू कर रहे हैं, आयुष कोविड केयर सेंटर चालू कर रहे हैं, जहाँ में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी तीनों सिस्टम से हम लोग ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को। और उसके कुछ दिनों के बाद आपके सामने, आप सबके सामने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी आएगी तो और आपको पता चलेगा कि कितना दम है, क्योंकि वो सरकार का है। आज भी आपको इस बात से जोड़ते हुए बताऊंगा कि फर्स्ट वेव में कोल्हापुर में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे काफ़ी नोन टू थे, होम्योपैथी को चाहने वाले थे। तो हमारे टास्क फोर्स में डॉक्टर जसवंत पाटिल सर है, वो MBBS MD चेस पोजीशन है और होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी डिग्री लेने के बाद। तो उनके कांटेक्ट में रह के उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया, डॉक्टर लोगों को अप्रोच क्या होना चाहिए एज अ होम्योपैथ और एज अ मॉडर्न मेडिसिन। और उन्होंने काफ़ी हद तक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की और कुछ दिनों के बाद जहां सेकंड वेव आने की थी, लेकिन फर्स्ट वेव के अभी भी महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस थे, लेकिन कोल्हापुर में 0 था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर पहला सिटी था जो कोल्हापुर में 0 पेशेंट थे। तो वो उसका एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे फ़ायदा है, आउटपुट है कि ऐसी स्टडी अगर की जाए जिससे हर अल्टरनेटिव थेरेपी जो है, मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी चलती है, होम्योपैथी की भी स्टडी चले, आयुष की भी चले, आयुर्वेदिक की भी चले, यूनानी की होम्योपैथी मेडिसिन भी चले, रिसर्च चले, उससे आउटपुट आएगा और ये जनमानस के हित के लिए है। साइंस, जान बचाना सबका काम है। सभी डॉक्टरों का उद्देश्य क्या है? जान बचाना, ट्रीट करना नहीं है। ट्रीट तो सभी लोग करेंगे, जान बचाए, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। एक डॉक्टर के रूप में तो आप बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर कोविड को कैसा टैकल करते हैं, लेकिन सर्व सामान्य लोग, क्योंकि जब इसका वेव शुरू होता है तो उसमें लोगों के पास में डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं, लोगों के पास में उनके हेल्पर्स कम पड़ जाते हैं, लोग हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते हैं। एक टास्क फोर्स का हिस्सा होने के नाते
आपको क्या लगता है कि लोगों ने अपने स्तर पर किस चीज़ को सबसे पहले अपना साथी बना लेना चाहिए? ये सवाल का सबसे पहला आंसर है वैक्सीन। जी। सबसे पहला बड़ा वैक्सीन, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव नहीं है आज के डेट। वैक्सीन जब नहीं थी तो उसके पहले भी हमारे पास एक ऑप्शन था, वो था प्रिवेंटिव मेजर्स। जी। हमने मास्क लगाना चाहिए, हमने सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। ये जो चीज़ है वो तो कंटिन्यू रहेगी रहेगी। जी। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो आज के डेट में एकमात्र जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव है, वो उसको पूरा करने के लिए जितनी ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन, ना कि ज़्यादा संख्या में, जितनी स्पीड से वैक्सीनेशन हो वो ज़्यादा समाज के लिए कारगर होगा। उसके लिए जहाँ जहाँ जिस को जमता है, जैसे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कोविड केयर सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर चला रहे हैं, राज्य स्तरीय यंत्रणा अपनी काम कर रहे, कारपोरेशन अपने लेवल पे काम कर ही रहे, लेकिन एज अ सोशल पार्ट जो कुछ एनजीओज है, कुछ धर्मशालाएं होंगी, जिन स्कूल्स होंगे, कुछ ऑफिसेस होंगे, उन्होंने अपॉइंट्स करके अपना स्टाफ अपॉइंट करके अपने स्टाफ को, अपने जो भी कनेक्टेड लोग हैं, चाहे वो वार्ड के रहे, चाहे ऑफिस के रहे, चाहे समाज के रहे, छोटे छोटे तबके के लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये प्रायोरिटी है। मतलब ये इसके लिए सब लोगों को पहल करनी होगी। बिल्कुल पहल करनी होगी, उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोविड जब शुरू हुआ तो लगा कि ये सब इम्यूनिटी का खेल है, आज भी इम्यूनिटी का खेल है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हो, बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा खाना खाए, बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा योग करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, बिल्कुल करे। इसके साथ साथ सकारात्मक जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सकारात्मक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग घर में हैं और घर में उनके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल जहाँ है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी नकारात्मक चीज़ें उनके पास आती है और वो बिना सोचे समझे, क्योंकि हम एक मानव का गुण धर्म है कि आदमी जल्दी निगेटिव चीज़ों की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही निगेटिव चीज़ें पास में आती है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो मल्टीप्लाई होते जाती है और वो डर का माहौल बन जाता है, लोग डर जाते हैं। तो जो मरने वाला नहीं है वो भी डर के मारे मर जाता है। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब, आपने तो पूरे लगभग देश के भी अलग अलग हिस्सों में टास्क फोर्स के साथ में आपने स्टडी किया है। महाराष्ट्र में तो लगभग जिलों में जाकर आपने ये स्टडी किया है। इसमें डर का क्या फैक्टर है? ये कितना प्रभावित करता है लोगों को? शोले पिक्चर का सबसे बड़ा डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। अच्छा, तो वही है, जो डर गया वो मर गया। तो फियर के तो साथ आपको लगता है कि अगर कोई संयम के साथ, अगर वो पॉजिटिव बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण, आप पे विश्वास रखिए, आप आपके आरोग्य संस्थाओं पे विश्वास रखिए, जो भी आपके डॉक्टर्स है, जो आपका स्टाफ है, जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपके घर में कोई कोविड पेशेंट होता है तो आपका फर्ज है फैमिली करके, ना कि फैमिली, आजू बाजू फ्रेंड सर्कल है या समाज है, उसके तरफ दृष्टिकोण ऐसा रखे, सकारात्मक ऊर्जा दे उसको कि आप ठीक हो जाओगे। और ठीक होने वाली बीमारी है। आप अगर आंकड़े उठा के देखोगे, हाँ बिल्कुल कि लोग मरे हैं, ये दुखद घटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन उससे कई गुना लोग ठीक हुए हैं। ये सीखने वाली बात है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखें कि आपको कोविड हुआ और होना ही है। हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, ओके चला भी गया होगा काफ़ी लोगों को, आप में इम्यूनिटी आ चुकी होगी। तो दूसरी एक चीज़ है कि वैक्सीन लीजिए, आर्टिफिशियल कोविड लीजिए और इम्यूनिटी बढ़ाइए और आपको उसको फाइट करने के लिए तैयार रहिए। आप फर्स्ट डोज लीजिए, सेकंड डोज लीजिए, जो सरकार के जो नियम आते हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, जो उम्र के हिसाब से जो पड़ाव दे रहे, 50-40 प्लस, फिर अभी 18 प्लस में चालू किया। अभी युवाओं ने सामने आना चाहिए। आज तक कोविड से बच्चा मरा करके अभी तक तो मेरे ध्यान में आया नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं है। बच्चों में आएगा, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी, क्योंकि बच्चों में डर, जो बाकी लोग जो सोचते हैं कि बीमारी ऐसा, क्योंकि वो टीवी देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन बच्चों को डर, मौत क्या है मालूम नहीं है। वो इनोसेंट है और वो इनोसेंस में ही उनकी जीत है। उनकी जीत इसलिए है क्योंकि डर आएंगे, डरते तो है बच्चे, सब लोग डरे, मानव का गुणधर्म है डर, लेकिन बच्चे डर ऑफ फियर ऑफ डेथ नहीं रहेगा, मौत का डर नहीं है उनमें, तो उससे निभर जाएंगे, उनकी खुद की इम्यूनिटी काम करेगी, बिल्कुल निभर जाएंगे। जी,
अगर हम चलते चलते एक अंतिम बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस समय में लोगों ने किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि इस समय ये माना जा रहा है कि अभी ये दूसरी जो लहर है ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ती जा रही है। तीसरी लहर का कोई पता नहीं है, सिर्फ अनुमानों पर वैज्ञानिक अपनी अपनी बात बता रहे हैं। तो लोग ये मानते हैं कि बहुत इकट्ठे हो जाए, बहुत भीड़ बना ले, बाज़ार खुलते चले जा रहे हैं। जैसे आपने भी बात की कि सब खुलता चले, तो इस खुलता चले में भी किस तरह के मेजर्स होने चाहिए? 19 जुलाई यानी कल की बात है। कल इंग्लैंड में मास्क से लेके सभी लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है। अब खुला है वो, जहाँ थर्ड वेव वहाँ चल रही है। उसके साथ साथ इस बात को भी ना भूले कि वहाँ 88% के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, सेकंड डोज। फर्स्ट डोज 70% के ऊपर हो चुका है। अब वो खुल गया है उनके लिए। थिएटर्स खुल गए, मॉल्स खुल गए, सब खुल गया। पूर्व जैसा कोरोना के पूर्व जो जिंदगी थी वो आज जी रहे। वही जिंदगी महाराष्ट्र में अगर जीना चाहते हैं, नागपुर इंडिया में जीना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन पे भार देना चाहिए, एक चीज़। लेकिन उनके साथ ये भी बोला गया है कि आज भी आप जब क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे, आप क्लोज कांटेक्ट में जब जाएंगे, तो आप मास्क यूज़ करिए। आपको सैनिटाइज करना ही करना है आपके हाथ, और एक सोशल दूरी बना कर ही आपको काम करना है। ये चीज़ों तो आपको रखना पड़ेगा। साथ साथ में मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि जो आपने कोविड की बात की, लॉन्ग कोविड की बात की, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसके लिए होम्योपैथी से लेके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया है। हर संडे, एवरी संडे हमारा जो इम्यूनिटी क्लिनिक के नाम से एक कंसेप्ट चलता है, जो दिन भर चलता है, 3 बजे तक चलता है मेरे क्लिनिक में। और मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए होम्योपैथ या आयुष डॉक्टर अपने क्लिनिक में एक कंसेप्ट चला है, और आपके आयुष मेडिसिन उनको दे। क्योंकि एलोपैथी में या मॉडर्न सिस्टम में एक लिमिटेशन है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और अगर हम उसको समझ के इंडिविजुअलाइज अप्रोच करके उसकी अगर दवाई देते हैं सही तरीके से, तो उसको पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस जो है कोविड के, चाहे वो ट्रीटमेंट के रहे या कोविड के प्रभाव के रहे या लॉन्ग कोविड जो हम बोलते, उसको निकालने में आयुष मेडिसिन बिल्कुल कारगर साबित होगी। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ में डॉक्टर मनीष पाटिल साहब के साथ। डॉक्टर मनीष पाटिल ऑरेंज सिटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के फाउंडर भी है, और महाराष्ट्र का जो कोविड-19 आयुष टास्क फोर्स है उसके मेंबर है। डॉक्टर साहब का अपना एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ के रूप में एक विशिष्ट परिचय भी आता है, और वे होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चलाते हैं नागपुर के दिखोरी में। तो ऐसे होम्योपैथी के शिविरों का आयोजन करना, होम्योपैथी का स्टडी कराना, ग्रुप स्टडी कराना, और ये स्टडी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर भी लोगों को लेकर जाना, ये डॉक्टर मनीष पाटिल साहब का एक बड़े लंबे समय से काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।